हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आज से हम अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के इकोनॉमी के प्रिपरेशन में मोडनाल सर का जो हैंडआउट है उसका पिलर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पिलर 1 हमने लगभग लेक्चर 17 तक जो है कंप्लीट कर लिया 17 लेक्चर में। ये लगभग समझो 30 से 40 मिनट का हर एक वीडियो है। तो अभी आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो हमारे लेक्चर्स को। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। पिलर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ आईएएस को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं इस पर सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, आप सभी को मिल पाए टाइम से। और इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पिलर 2 में हमको पढ़ना है बजट के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, सब्सिडीज़ जो सरकार देती है, डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट्स, पब्लिक फाइनेंस, ये सारे मुद्दे को हमको देखना है पिलर 2 में। ठीक है। अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पिलर 2 का रेलेवेंस देखो तो मोडनाल सर के इस जो पिलर है इकोनॉमी का हैंडआउट है, यहाँ से मुश्किल से जो है ना लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले देखो गया तो आप लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे टिल 2018, लेकिन फिर आप देखोगे 19, 20, 21, 22 यहाँ से देखोगे आपकी क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, 1 से 2। बल्कि लास्ट ईयर 2024 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 0 क्वेश्चन था। तो आप उसी हिसाब से इस पिलर को आपको टाइम देना है, ध्यान देना है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर था पिलर 1 वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो थोड़ा लेंदी भी था। ठीक है। अब बाकी के जो पिलर्स हैं, टोटल 6 पिलर्स हैं, उसमें हमको टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 वीक पर पिलर में कंप्लीट हो जाएगा, हर एक हफ्ते में एक पिलर। ठीक है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। बजट से स्टार्ट करना है अपने को। ठीक है। अभी इस साल का भी बजट आ चुका है, तो बजट का भी मैं वीडियो नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि पहले मैं आपको बजट का टॉपिक समझा दूँ कि बजट होता क्या है, किस आर्टिकल के तहत बजट लाया जाता है। तो अगर आपको ये पता होगा तब जो है आपको बजट समझने में आसानी होगी। ठीक है। हमने पिछले पिलर तक में जो बात की थी वो बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा लाया जाता है, जिसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे कि देश में जीडीपी को बढ़ाना, खर्चे को कम करना, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है उसको कम करना ना, इन्फ्लेशन को कम करना, ये सब जो कुछ मेन मुद्दे हैं उसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। और इन्हीं सब मुद्दों पे काम करने के लिए सरकार जो है वो फिजिकल पॉलिसी लेके आती है। ठीक है। फिजिकल पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी है ये लाया जाता है बाय बजट। ठीक है। और बजट जो है ना वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है। बजट जो टर्म है, जो हम बजट बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नहीं लिखा गया है। हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। ऑफिशियल तौर पे जब हम कहेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। अब फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लाया जाता है। और फिजिकल पॉलिसी होता है कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, कितना टैक्स लेना है, कितना खर्च करना है, कितना सब्सिडी देना है, और बाकी के दूसरे जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है, इन सब को जो सरकार कहती है उसको कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी से गवर्नमेंट जो इन्फ्लुएंस करती है सेविंग्स के, आपको इन्वेस्टमेंट के, कंजप्शन, कितना ज़्यादा लोग कंजप्शन करें इकोनॉमी में ना, और उनका गोल क्या होता है ताकि इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ किया जाए, ये सब पर्पस होता है। ठीक है। अभी हम देखें, मैंने बताया कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो फिजिकल पॉलिसी लेके आती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो, एमएसएफ, ओपन मार्केट और ऑपरेशंस, ये सब जो है वो आरबीआई के तरीके होते हैं इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का। वहीं पे अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन, सब्सिडी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिस इन्वेस्टमेंट, ये सब तरीके होते हैं इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का। लेकिन दोनों का पर्पस क्या सेम है, सेविंग को बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, इन्फ्लेशन को कम करना, इंक्लूसिव ग्रोथ लाना और बाकी बहुत सारी चीज़ें। फिजिकल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमने देखा कि जॉब और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, सरकार के बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, इन सब जो हमने मनरेगा भी स्कीम है उसके जरिए भी। दूसरा, इन्फ्लेशन से फाइट करना। इन्फ्लेशन से फाइट कैसे होगा कि इनकम टैक्स मान के चलो बढ़ा देगी सरकार, इनकम टैक्स बढ़ा देगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन से बचा जा सकता है। वहीं पे डिफ्लेशन से भी फाइट करने का तरीका सरकार इससे ला सकती है। कैसे कि भाई जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको क्या कर देगी सरकार, कम कर देगी, तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, इकोनॉमी का ग्रोथ बूस्ट करना है, उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, इनकम टैक्स बेनिफिट दे सकती है जिससे कि लोगों की हाउस होल्ड इनकम जो है वो बढ़े। ठीक है।
उसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए सरकार क्या कर सकती है कि रिच लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगाए और उस पैसे का यूज़ करे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, वुमेन पॉवर्टी, इन सब में। उसके अलावा रीजनली जो बैलेंस्ड ग्रोथ हो उसके लिए आप खुद सोचो, मुंबई, दिल्ली और बाकी जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे क्या होगा, अपने आप ही ग्रोथ होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे अपने ऑफिसेज़ खोलेंगे तो जॉब्स मिलेंगे। लेकिन आप सोचो ऐसे एरियाज़ जो गांव वाले एरियाज़ हो या नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हो, नक्सलाइट एरियाज़ हो, वहाँ पे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। तो सरकार वहाँ पे क्या करती है, टैक्स बेनिफिट्स देती है, अलग अलग तरीके की ज़मीन सस्ते में बेचती है ताकि वहाँ का भी जो डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक है, तो ये हो गया रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ लाना। उसके अलावा इससे एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को भी देखा जाता है ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट दे सकें ताकि एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़े और जो इंपोर्ट आइटम है उन पे टैक्स ज़्यादा लगाया जा सके ताकि जो हमारे देश के जो बिजनेसमैन है वो अपने देश में सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएँ। ठीक है, तो ये मेन कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे अपने फिजिकल पॉलिसी के। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम IAS 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के बता देता हूँ। फिजिकल पॉलिसी मीन्स, फिजिकल पॉलिसी का क्या मतलब है? बैलेंसिंग द रिवेन्यू, कलेक्टिंग एंड एक्सपेंडिचर, stabilizing equilibrium between demand and supply of goods and service, use of taxation, public borrowing and expenditure by government for purposes of stabilization or development। चौथा है डेफिशिएंसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ। तो सामने आपको आंसर दिख रहा है। फिजिकल पॉलिसी अभी हमने देखा कि फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है कि टैक्सेशन का, पब्लिक बोरोविंग का, पब्लिक एक्सपेंडिचर का यूज़ करना फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये वाला अपना ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, कुछ भी दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछते जाइए। अब हमने क्या करने वाले हैं, अब बहुत सारे हम टर्म्स को समझेंगे जैसे कि पब्लिक अकाउंट किसको कहते हैं। उसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। हालांकि अभी अगर आपने पॉलिटी में पढ़ लिया हो कंसोलिडेटेड फंड के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको बताऊंगा और साथ में जब हम पॉलिटिकल लेक्चर शुरू करेंगे तो उसमें भी बताऊँगा। तो सीधे स्टार्ट करते हैं बजट। देखो, बजट जो होता है, जैसे मैंने बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बजट जो है टर्म, वो एक तरह का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें कि सरकार कितना खर्चा करेगी, कितना उसको रिवेन्यू होगा, उसका एक एस्टिमेट लगाया जाता है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको हम कहते हैं क्या है, बजट कहते हैं। जैसे घर का बजट होता है अपना। बजट से रिलेटेड जो है 3 फंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों को हम समझते हैं। उससे पहले बजट मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है टर्म। 2021 से हम बात करें तो बजट को पेपरलेस कर दिया गया था। उससे पहले जो है बजट से मतलब 2021 से पहले जो है बजट क्या था, पूरे पेपर के ऐसे फॉर्म में होता था जिसमें कि हम बही खाता करके कहते थे। ठीक है, अब हम और भी कुछ इसमें बात करें बजट से रिलेटेड तो वो है अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 266 में इसके बारे में मेंशन किया गया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो एक तरह का फंड है जिसमें कि सरकार को जितनी भी आमदनी होती है अलग अलग सोर्सेज से, चाहे टैक्स से हो जाए, चाहे सरकार लोन से पैसा ले ना या लोन रिकवर करे, किसी भी तरीके से जो पैसा सरकार को मिलेगा वो किस में आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। और सरकार को अगर इसमें से पैसा निकालना है तो उसके लिए पार्लियामेंट का परमिशन ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें से अगर सरकार को पैसा चाहिए तो पार्लियामेंट की परमिशन ज़रूरी है। सेम चीज़ बजट में भी ना, सरकार को यहाँ से पैसा चाहिए तो इसीलिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है, इसीलिए बजट को पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। समझ गए आप? इसमें क्या होता है, पैसा रिसीव किया जाता है रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड लोन। ठीक है, ये कोई स्पेशल टाइप का लोकर नहीं है। मतलब आप इसको ऐसा इमेजिन मत करना कि ये कहीं पे दिल्ली में या किसी जगह पे एक स्पेशल टाइप का फंड होगा जहाँ पे सब पैसा आता होगा। नहीं, ये समझो वेरियस जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, वहाँ पे उनके जो बैंक अकाउंट से वहाँ पे पैसा आता होगा, लेकिन जब बाद में बैलेंस शीट बनाई जाती है तो मिला के कह दिया जाता है कि इतने हैं पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा हमको 2 चीज़ें और समझनी है, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन, दूसरा एक्सपेंडिचर मेड ऑन।
तो इसको समझने से पहले हम पहले और भी चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? ये टेम्परेरी पर्पसेस के लिए होता है। टेम्परेरी पर्पस से मतलब कि समझो रोज का 1-2 दिन का लेन देन सरकार का हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से, स्मॉल सेविंग स्कीम से, यहाँ सबसे जो सरकार को डिपॉजिट मिलेगा और यहाँ से सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट या बाकी जगहों पे पास ऑन कर देगी, तो उसके लिए पब्लिक अकाउंट ये बनाया जाता है। इसमें पार्लियामेंट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात करें कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए बनाया जाता है। कुछ समझो अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए देश को, ठीक है, उसके लिए बनाया जाता है। इसमें ये समझो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इसका पैसा होता है और इसमें पार्लियामेंट की पहले से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले पैसा खर्च कर लो, उसके बाद जो है पार्लियामेंट से आप जो है सब्सिक्वेंटली अप्रूवल इसमें लिया जा सकता है, ठीक है। तो मेन जो है इसको आप को याद रखना कि इसका पैसा जो है प्रेसिडेंट के पास आता है। आप कहोगे कि पैसा आया कहाँ से इसमें? तो भाई इसमें भी पैसा जो है ना, ये अपना जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वहीं से ही आता है, ठीक है। यहाँ पे भी पैसा लगभग 2021 बजट के बाद 30,000 करोड़ रुपए का जो है इसमें रखा जाता है, ठीक है, किसी भी अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए। एक क्वेश्चन है सामने यहाँ पे, ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है उसका ऑथराइजेशन प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पीएम, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो सीधी सी बात है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करिए तो पार्लियामेंट से, ठीक है, परमिशन लेने की ज़रूरत है। कंटीजेंसी फंड होता तो प्रेसिडेंट हम लगा सकते थे शुरू में। अब हम बात करते हैं, जो आपने सुना होगा पीएम केयर्स के बारे में ना, पीएम केयर्स। तो देखो पहले क्या था, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये अभी भी है, इसको ख़त्म नहीं किया गया। अब क्या है, पीएम केयर्स फंड 2020 से लाया गया पीएम केयर्स फंड। इसमें काम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसका काम क्या है, किसी भी तरह के इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिचुएशन कुछ आ जाए जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक, तो इन सब में जो है इस पैसे का यूज़ किया जाता है। यह भी किसी पार्लियामेंट की एक्ट के द्वारा पारित नहीं किया गया है। जैसे कि पहले पीएमएनआरएफ फंड था जो कि नेहरू जी के समय में आया था 1948 में, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इसका भी ओरिजिनली मकसद ये था कि जो पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज़ आए थे अपने देश में, उन सब की मदद करना, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक आए, इन सब से इनमें मदद करना। डोनर्स को कुछ एग्जाम्पशन मिलता है इनकम टैक्स में, यहाँ पे पैसा जमा करने पे, तो अभी भी मिलता है। पीएमओ ऑपरेट करते हैं इसको, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं यहाँ के, मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसके चेयरमैन ही होंगे। उसके अलावा कुछ नए फंड्स, नेशनल डिफेंस फंड और भी बनाया गया था पीएम के अंडर, ताकि मिलिट्री और पार्लियामेंट्री फोर्सेस की फैमिलीज़ को मदद किया जा सके। पीएम केयर्स फंड में कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं। क्यों कंट्रोवर्सी होती हैं? मतलब इसका जो है समझो आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, तो इसमें कुछ ऐसा घोटाला हो या कुछ हो तो वो जनता के सामने नहीं आ पाएगा, तो ये इसमें कुछ कंट्रोवर्सी टाइप होती है, ठीक है। तो ये अभी हम समझ गए। अब हमको 3 डॉक्यूमेंट समझना है जो कि बजट से रिलेटेड है। कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट? एक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है फाइनेंस बिल, तीसरा है अप्रोप्रिएशन बिल। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आर्टिकल 112 में बताया गया है, इसमें कुछ नहीं होता है, समझो पिछले साल का जितना भी सरकार का एक्सपेंडिचर हुआ है, जितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है, उन सब का डाटा इसमें होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल में कितना टैक्स कलेक्ट करना है, ये सब फाइनेंस बिल में होता है, और पैसा कलेक्ट हुए कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। तीसरा होता है अप्रोप्रिएशन बिल, कितना पैसा खर्च करना है, वो सब आता है अप्रोप्रिएशन बिल में। आर्टिकल 265 में ऐसा लिखा गया कि टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं हो सकता है विदाउट लॉ, तो उसके लिए फाइनेंस बिल का ज़रूरी होता है पास होना, ठीक है। फाइनेंस बिल का ज़रूरी होता है पास होना पार्लियामेंट से। दूसरा, पार्लियामेंट जो है ना वो टैक्स को रिड्यूस कर सकती है, एबॉलिश कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। सरकार ने मान के चलो कहा है कि अब से हम बिस्किट पे 25% का टैक्स लगाएंगे, तो पार्लियामेंट चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकती है, पार्लियामेंट चाहे तो एबॉलिश कर सकती है इस प्रपोजल को, लेकिन पार्लियामेंट इसको इंक्रीज नहीं कर सकती जितना कि गवर्नमेंट ने कहा उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर हम तीसरा बात करें अप्रोप्रिएशन बिल का, वो था आर्टिकल 114 के तहत। इसके तहत सरकार को परमिशन लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से कि हमको परमिशन दीजिए कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च कर सकें। वो होता है क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल होता है। इसी में 2 टर्म आता है, द चार्ज ऑन और मेड ऑन, जो कि हमने पहले भी बताया था कि आगे जाके समझेंगे। देखो, जो भी खर्चा किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज अपॉन में,
जैसे कि जज की सैलरी या बाकी ऐसी चीज़ें, उसको डिस्कस नहीं किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाता है। लेकिन बाकी के जो खर्चे हो गए, जो कि समझो किसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उस खर्चे को जो है पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। यानी कि कोई भी वेलफेयर स्कीम जो है पार्लियामेंट चाहे तो उसको रद्द कर सकती है, जिसके बारे में हमने जो पहले बात की थी कि बाद में समझेंगे। ये देखो, एक्सपेंडिचर जो कि चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जैसे कि जज की सैलरी, तो क्या इसका डिस्कशन होगा? पॉसिबल है, तो इसका डिस्कशन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन क्या इसका वोटिंग होगा? तो नहीं भाई, वोटिंग नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। दूसरा, एक्सपेंडिचर जो मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, वेलफेयर स्कीम्स हो गए, इसका डिस्कशन भी होगा और इसका वोटिंग भी होगा। ठीक है, इसका फ़र्क आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम पूरा एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो, सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करने के लिए क्या लाना पड़ता है? एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है, जो कि पास होने के बाद एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। मकसद क्या होता है? खर्च करने के लिए। खर्च करके ये पैसा जाएगा कहाँ? मिनिस्ट्रीज़ को, जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे जाएगा, ताकि मतलब उनका अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा हो, उसके अलावा स्टेट्स को जो पैसा भेजना हो या लोन्स वगैरह देना हो, उसके लिए। तो इन सब का जो परमिशन होता है ना आपको खर्चा करने के लिए, वो 1 साल का होता है, यूजुअली 1 साल का, जो भी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए जो होता है, इस 1 साल के अंदर आपको इस पैसे को खर्च करना होता है, जितना भी सैंक्शन्ड अमाउंट है उतना। लेकिन अगर बीच में मान के चलो 100 करोड़ का आपका सैंक्शन हुआ था अमाउंट, लेकिन वो खत्म हो गया, आपको एक्स्ट्रा 20 करोड़ रुपए चाहिए सरकार को, तो क्या मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। उसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री या एडिशनल ग्रांट कहते हैं। उसके लिए फिर से गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होगा, परमिशन चाहिए होगा। अब ये सब हम लगभग पॉलिटी का ही चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो फाइनेंस बिल होता है और अप्रोप्रिएशन बिल होता है, इन सबको कहा जाता है, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? मनी बिल कहा जाता है, ठीक है। मनी बिल कहा जाता है। आर्टिकल 1110 मतलब 110 में इसके बारे में लिखा गया। और मनी बिल के बारे में अगर आपको पता हो, तो मनी बिल में राज्यसभा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा जो है क्या कर सकता है? 14 दिन तक उसको डिस्कस कर सकता है और कुछ सजेशन के लिए लोकसभा में भेज सकता है। लेकिन अगर उसका अमेंडमेंट जो है ना लोकसभा में बाइंडिंग नहीं होता है, उसके बाद लोकसभा वापस भेजेगा, तो राज्यसभा को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उस बिल को पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार की होता है क्या कि रूलिंग गवर्नमेंट के पास ना मेजॉरिटी नहीं होती है राज्यसभा में किसी और ऑर्डिनरी बिल्स को पास करने के लिए, और हमने मनी बिल के केस में देखा क्या, राज्यसभा को तो पास करना ही है। तो बहुत बार सरकार क्या कर देती है कि कुछ और ऑर्डिनरी बिल्स को ना इनमें ऐसे घुसा देती है, फाइनेंस बिल में, मतलब मनी बिल कह के पास करवा लेती है। अब आप कहोगे कि मनी बिल कह के पास करवा लेती है, हाँ भाई, तो इसको डिसाइड कौन करता है कि वेदर द बिल इज़ मनी बिल? तो इसको डिसाइड करते हैं अपने लोकसभा के स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर किसके होंगे भाई? जिसकी सरकार होगी, 113 में ऐसे लिखा गया है। और लोकसभा का जो स्पीकर ने कह दिया ये मनी बिल है, तो उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई कोर्ट वोट में आप नहीं जा सकते हो। तो ये भी एक तरीका चलता है बिल को पास करवाने का, जब सरकार पे बहुमत ना हो राज्यसभा में। तो इसके बारे में भी आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे। अब एक क्वेश्चन आया है प्री 2013 में, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड बाय राज्यसभा? क्या फॉलो होगा जब मनी बिल को अमेंड किया जाए राज्यसभा के द्वारा? लोकसभा स्टिल proceed with the bill accepting or not accepting recommendation of Rajya Sabha. The Lok Sabha cannot consider the bill further. The Lok Sabha may send the bill to Rajya Sabha for reconsideration. The president may call for a joint sitting, मतलब पासिंग द बिल। इसमें से आपको क्या लग रहा है कौन सा सही आंसर है? मनी बिल के बारे में क्वेश्चन है ये, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मनी बिल पे क्वेश्चन है, सीधे सीधे सामने आंसर है आपका फर्स्ट वाला। लोकसभा जो है स्टिल प्रोसीड कर सकता है बिल के साथ, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे रिकमेंडेशन फ्रॉम राज्यसभा। हमने जैसे कि बात की थी, जो मनी बिल होता है, मनी बिल लोकसभा के अंदर पास हो गया, फिर वो राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है। राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है, चाहे वो बिल को एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर 14 दिन के अंदर भी उसने जो है उस बिल को पास नहीं किया, तो उसको ऑटोमेटिकली पास समझा जाएगा। या उस दिन के अंदर, 14 दिनों के अंदर जो है उसने कुछ रिकमेंडेशन भेजा लोकसभा में, तो लोकसभा चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, हाँ रिकमेंड कर सकती, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करके फिर पास कर सकती है। और अगर तो लोकसभा ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उन चेंजेस को, रिकमेंडेशन को, तो फिर भी उस बिल को पास समझा जाएगा, ठीक है। तो मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। एक और क्वेश्चन आ गया यूपीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन है, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। द राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। द राज्यसभा कैनॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो, देख के ही आपको सीधे आंसर पता चल जाएगा। क्या होगा इसका आंसर?
देखो, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। हमने देखा था, बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, ये स्टेटमेंट भी वैसे सही है। तीसरा स्टेटमेंट, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैन नॉट डिस्कस, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। राज्यसभा भी डिस्कस करता है बजट के ऊपर, ठीक है। तो थर्ड वाला अपना गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और 1 और 2 जो है अपना करेक्ट हो गया। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, जिसका सही हो बहुत बहुत बधाई। देखो, अब हम आते हैं बजट को पास होने के ना 6 स्टेजेस होते हैं। मैंने कहा था आपसे पहले कि बजट को पास होने में टाइम लग जाता है। वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि समझो, आपको ना ये सीक्वेंस वाइज याद रखना होगा, क्वेश्चन इस पे आ जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी बजट का प्रेजेंटेशन, उसके बाद होता है डिस्कशन होना, उस पर जनरल डिस्कशन। तीसरा होता है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़, मतलब अपने अपने कमिटीज़ में भेज दिया जाता है, उसके बाद कमिटीज़ उस पर अपना विचार मंथन करती है। चौथा होता है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, कट मोशन, गुलिटोइन, तो ये सब जो होता है मतलब फिर वोटिंग होती है इस पर। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होना होता है, फिर फाइनेंस बिल पास होना होता है। तो बजट को भी पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के लिए। अगर पास नहीं हुआ होगा तो समझो सरकार जो है अल्पमत में है। इसीलिए इसमें 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, समझो सारे कमिटीज़ सब में जाने के बाद और पास होने के बाद। अब हम अच्छा, इसके बाद अब भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले इतना समय लग जाता था, लेकिन अब हालांकि कम समय लगता है, कुछ रिफॉर्म्स लिए गए हैं, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम समझते हैं फाइनेंशियल ईयर को। अब जो अपने देश में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वाला चलता है। ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। आप कहोगे कि भाई अब हम अपना अलग से कोई क्यों नहीं ले आते हैं, तो वह जब उस समय स्टार्ट किया गया था उन्होंने, तो अब जो चल रहा है चल रहा है। शंकर आचार्य कमेटी भी बनी थी 2016-17 में। उन्होंने कहा था हम एक काम करते हैं, अपना चेंज कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर, जनवरी से दिसंबर कर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो इसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि समझो आपको पूरा अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करना पड़ेगा। मतलब अभी सारे जो अकाउंटेंट सब हैं, सीए वगैरह, सबका आदत लग चुका है किसमें कि हमको मार्च तक डेडलाइन है, वो कंप्लीट करना है। बजट भी उसी दौरान सब पेश होता है, तो वो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से मोदी गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब हमको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है, वोट ऑन अकाउंट को। वोट ऑन अकाउंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताता है कि बजट को कब प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 2017 से पहले बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में, ठीक है। उसके बाद ये 6 स्टेजेस जो अभी हमने देखे थे वो पास होते होते मई का समय आ जाता था, यानी कि लगभग समझो 3 महीने का समय लग जाता था। तो इस 3 महीने के लिए जो सरकार को जो खर्च करना है, तो उसके लिए ये वाला सिस्टम होता था, वोट ऑन अकाउंट। अब समझो ये कैसे काम करता था। ओल्ड अप्रोप्रिएशन एक्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है और नए अप्रोप्रिएशन एक्ट की जो वैलिडिटी है वो 2 से 3 महीने बाद शुरू होगी ना। ओल्ड अप्रोप्रिएशन एक्ट की वैलिडिटी कब खत्म होनी है? मार्च में खत्म होनी है, क्योंकि हमने देखा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में होना है। और नया अप्रोप्रिएशन एक्ट पास कब होगा? अभी हमने देखा कि लगभग मई हो जाता है। तो ये जो समय है, इस बीच में पैसा जो सरकार को खर्च करने के लिए चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट से सरकार कहती है कि हमको कुछ पैसा चाहिए, किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उसको क्या कहते हैं? वोट ऑन अकाउंट करके कहते हैं, ठीक है। ये लगभग समझो 2 महीने के लिए होता है। अब रिफॉर्म क्या लिया गया था 2017 में? रिफॉर्म ये लिया गया कि एक काम करते हैं ना भाई, कि हम बजट को पहले थोड़ा सा प्रेजेंट कर लेते हैं। अब से बजट को कब प्रेजेंट किया जाता है? फैब 2017 में के बाद से ये लिया गया था कि फैब के फर्स्ट वीक के फर्स्ट वर्किंग डे में बजट को प्रेजेंट किया जाता है। समझो आप, पहले हफ्ते फरवरी के उसका पहला जो वर्किंग डे होगा उसमें प्रेजेंट किया जाएगा। और जितने भी हमने 6 स्टेप्स देखे थे उसको 31 मार्च से पहले ही पास कर लिया जाएगा, ताकि हमको वोट ऑन अकाउंट की ज़रूरत ही ना पड़े। समझ गए आप? अब से वोट ऑन अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है 2017 के बाद से। तो लेकिन आपको ये टॉपिक पता हो जाना चाहिए, वोट ऑन अकाउंट किसको कहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि अब नो लॉन्गर नेसेसरी वोट ऑन अकाउंट। अब हम समझते हैं इंटरिम बजट के बारे में। अच्छा, उससे पहले अब हमने ये चार्ट क्या डिस्कस कर लिया था, ऊपर जो था अपना, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखो एक चार्ट में बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसको देख लेते हैं एक बार। वोट ऑन अकाउंट यहाँ पे आ गया, और दूसरा जनरल बजट आ गया। जनरल बजट कब प्रेजेंट किया जाता है? जब अगर इलेक्शन ईयर होता है। उसका तो इंटरिम बजट भी है ना, इसमें हम इंटरिम बजट एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को उसके बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। ये रहा अपना इंटरिम बजट। इंटरिम बजट के बारे में भी आपने नाम सुना होगा, इंटरिम बजट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंटरिम बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन ईयर में ही लाया जाता है, जिस साल लोकसभा का इलेक्शन होगा। यानी कि अपने केस में पिछले साल ही लोकसभा का इलेक्शन हुआ था ना 2024 में,
तो 2024 में इंटरिम बजट लाया गया था सरकार के द्वारा। अब इंटरिम बजट ना ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा था कि इंटरिम बजट लाना होगा। ये समझो कि अपोजिशंस को ना थोड़ा फेयर चांस मिले ताकि वो इलेक्शन लड़ सके, इसलिए लाया जाता है। आप समझो अगर बजट ला के सरकार ये घोषणा कर दे कि हम सबके बैंक अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये दे देंगे, तब तो सारे लोग इन्हीं को वोट दे देंगे और ये पार्टी बिल्कुल आसानी से जीत जाएगी, जो भी पार्टी पावर में होगी। इसके लिए इंटरिम बजट लाया जाता है। इसमें कुछ बड़े ऐसे प्रोमिसेस वगैरह नहीं किए जाते हैं और इंटरिम बजट जो है वो तब तक के लिए होता है जब तक कि नई सरकार फॉर्म ना हो जाए। नई सरकार बन जाती है, फिर वो फुल बजट लाती है जून जुलाई में, समझो, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से मेंशन नहीं है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी इलेक्शन ईयर के दौरान जो है वो चुनाव के बाद ही लाया जाता है। मतलब पहले लाया जाएगा, सरकार की कमियां बताई जाएंगी तो उससे जो है वोट इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इसमें यूजुअली कोई बिग अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि अब इसमें ये भी लिखा है कि वोट ऑन अकाउंट को भी लिया जाता है इलेक्शन ईयर के दौरान, लेकिन अभी हमने देखा था कि वोट ऑन अकाउंट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी साल 2017 के बाद। हाँ भाई, इतना डीप हमको नहीं जाना, सरकार थोड़ा सा समझो पैसा वैसा रखती है, कुछ भी ऐसा ज़रूरत पड़े तो पैसा, ठीक है, मतलब काम आए वोट ऑन अकाउंट में, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। इंटरिम बजट भी आपको समझ में आ गया, इलेक्शन ईयर के दौरान ही सिर्फ और सिर्फ आता है। अब हम सीधे आने वाले हैं किस पे, इकोनॉमिक सर्वे पे आने वाले हैं। अब उससे पहले अब हम जिस चार्ट को मैं बता रहा था उसको अब देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, इलेक्शन ईयर अगर है यस तो इंटरिम बजट होगा, इलेक्शन ईयर नहीं है तो जनरल बजट होगा, ठीक है। ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल बिल और अप्रोप्रिएशन बिल ये सब पास होना पड़ता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसे जो है वो खर्च होने वाला है। उसके बाद वोट ऑन अकाउंट हमने देखा था। वोट ऑन अकाउंट जो है मतलब अगर टाइम जो 2-3 महीने के लिए लिया जाता था, अगर हाँ तो मतलब टेम्प्रोरी फंड एक तरह का ये हो जाता है जब तक कि दूसरा अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो जाए, और अगर प्रेजेंट नहीं किया गया तब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चार्ट में बस थोड़ा सा जल्दी से समझ में आ जाएगा उसके लिए था, लेकिन उससे पहले हम जो है टॉपिक हमने ये सब अच्छे से समझ लिया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं कोई ऐसा छोड़ नहीं रहा हूँ। बजट का थीम क्या था, तो यार अभी ना 2025 वाला आपको याद रखना है कि बजट का 2024 और इन सबको छोड़ो आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो है यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, फाइनेंस, ठीक है। इसमें इसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, पेश करना है, नहीं करना है, कब करना है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है डे बिफोर यूनियन बजट, मतलब यूनियन बजट जिस दिन आने वाला होता है उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज़ किया जाता है। इसमें समझो सरकार ने जो पिछले साल में क्या क्या खर्चा किया, क्या मतलब जो सजेशंस इकोनॉमिक सर्वे देता है वो सब इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। और जिस साल मैंने बताया था कि इंटरिम बजट प्रेजेंट होता है उसमें इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट नहीं होता, जब फुल बजट आता है तभी इंटरिम बजट आता है, ठीक। तो और इंटरिम बजट जो है वो लेबल्ड किया जाता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के तौर पे, ठीक है। मान के चलो इस साल जो है बजट लाया गया है अपना, वो लाया गया होगा कैसे, 2025-26 के तौर पे, ठीक है। और लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे लाया गया है वो लाया गया है 2024-25 का, ठीक है। वो एक साल पहले का, क्योंकि उसमें सब हिसाब किताब लिखा होता हुआ। अब एक कुछ डाटा समझ लेते हैं। 2013-14 से पहले इस समय तक क्या था, सिंगल वॉल्यूम में सारा इकोनॉमिक सर्वे आता था, मतलब एक ही एक किताब होती थी। 2014-15 से क्या हो गया, 2 किताब आने लग गई, ठीक है। इसमें मतलब एक में फ्यूचर सजेशन और ये सब लिखा हुआ होता था, लेकिन फिर से 2021-22 में फिर से एक वॉल्यूम में इसको कर दिया गया और दोनों डिजिटल और पेपर फॉर्म में स्टार्ट किया गया, ठीक है। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हो गया था कि जो पुराने वाले थे, मतलब जो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वो चले गए और जो नए वाले आने में 2-3 दिन का टाइम था, तो इस वजह से जो उस पर साइन था इकोनॉमिक सर्वे पे, वो समझो किसने साइन किया, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र ने साइन किया था। हालांकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के साइन होते हैं, ये हालांकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कौन करेगा क्या करेगा, इस वजह से कोई भी कर सकता है। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के बारे में समझ लेते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। यूजुअली 3 साल का टर्म होता है और ये अपॉइंटमेंट भी पॉसिबल होती है। इनका कंट्रोल होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के आईएएस ऑफिसर्स पे, मतलब इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह सब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ही देखते हैं। इनका मेन यूजुअली काम क्या है, इकोनॉमिक सर्वे को जो है वो बनाना।
प्रेजेंट में बात करें तो 2022 जनवरी से डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरम जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र हैं इस समय। ठीक, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनको अपने को समझना है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं? इकोनॉमिक अफेयर्स आता है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, डीपम आता है, डीपीई आता है। इन सबको हम बारी बारी समझ लेते हैं। पहला डिपार्टमेंट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, इसका सिंपल सा काम होता है बजट को बनाना। ये बजट यही बनाते हैं, फिजिकल पॉलिसी का प्रिपरेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम है। कौन सा, ये सब अपने इतना डीप में नहीं चल रहा है। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें तो भाई नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंडिचर, इसका काम क्या है? सरकार के जो भी खर्चा वर्चा होगा वो सब ये वाला डिपार्टमेंट देखेगी। तो ऐसा एक और डिपार्टमेंट होगा, कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। हाँ भाई, सरकार जो भी टैक्स वैक्स से पैसा कलेक्ट करेगी वो सब डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत एक और क्या आता है? PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आता है। ये सब आपने अगर स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिला हो तो PFMS के थ्रू ही आता है। मतलब समझो ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा जो है कहाँ जाएगा? यूनियन डिपार्टमेंट्स में बटेगा, वहाँ से स्टेट में जाएगा, वहाँ से बेनिफिशरीज में जाएगा। तो ये पैसे का लेन देन किसके थ्रू होता है? PFMS के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब जो मैंने बात की डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में कि सरकार से जो भी टैक्सेशन मैटर, इन सबको देखने का काम इसका होता है। इसी के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। मतलब इनकम टैक्स वगैरह कलेक्ट करना इसका काम होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें, ED भी एक तरह का अटैच्ड सबऑर्डिनेट का काम करता है इसका। ठीक है, और कुछ हमको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब समझो फाइनेंशियल इंक्लूजन देश में बढ़ाना है, इन सब का काम जो करना है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का देखता है। उसके अलावा हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ही आता है FSIB, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, जिसको हम बैंक बोर्ड ब्यूरो कहते थे, जिसका काम क्या था? जो टॉप के ऑफिशियल्स होते हैं बैंक को, उनको सेलेक्ट करना, इंटरव्यू लेना, वो सब इसका अंदर का काम होता है। उसके अलावा जो एक गवर्नमेंट कंपनी NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है, वो भी इसी के अंदर आता है, जो कि क्रेडिट गारंटी लेता है। हमने अपने पिछले पिलर में इसके बारे में देखा था। उसके अलावा एक डिपम होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ये सब सरकार के जितने भी कंपनीज हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन करना, ये सब काम किसका होता है? डिपम का होता है। मतलब ये इसका देखता विकता है। उसके अलावा एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता था, अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में 2021 के बाद शिफ्ट कर दिया गया था। इसका मेन काम होता है जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ट्रेनिंग देना। ठीक है, ये सब काम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का होता है। ठीक है, सब ट्रेनिंग करना, सर्वे वर्वे करना, ये सब काम इसका होता है। यही रत्न स्टेटस देता है कंपनीज को, मतलब जो अच्छा कंपनी प्रॉफिट कमाती है जो कंपनीज, वो उनको रत्न ये सब स्टेटस देगा, जिसके बारे में हम आगे के पिलर्स में देखने वाले हैं। मैंने बता दिया कि ये सब ट्रेनिंग वगैरह देता है। VRS जो होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम, ये सब भी यही देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस देखता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा था पहले वाले लेक्चर्स में कि जितने भी पब्लिक बैंक सेक्टर बैंक्स हैं उनके जो भी हेड वाइट को सेलेक्ट करना है वो कौन करेगा? FSIB करेगा, जिसके बारे में अभी हमने देखा। लेकिन दूसरे अदर देन द गवर्नमेंट, मतलब बैंक्स के अलावा जो बाकी के गवर्नमेंट कंपनीज है, बाकी के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये कंपनीज हो गए, ONGC, कोल इंडिया, हिंदुस्तान, इन सब के जो हेड होते हैं उनको कौन देखता है? PESB देखता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है। ये सारा इंटरव्यू वगैरह ये सब इसका काम होता है, सेलेक्ट करना उसका। ठीक है, RBI के गवर्नर कौन होंगे, ये सब कौन होंगे? तो ये तो हमने पहले देखा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा एक कमेटी हेड किया जाता है, उसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन भी DPE के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या होता है? समझो सरकार की जो कंपनीज है, लैंड है, उनको बेच के उन पे से ब्याज वसूल करके, मतलब जो भी सेल करके रेंट वसूल करके जो पैसा जाता है, कहाँ जाता है? नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन में जाता है। यहाँ से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू ये सारा पैसा PM गति शक्ति मिशन में चला जाता है, जिसमें फास्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन मटेरियल सबका लक्ष्य रखा गया PM गति शक्ति में। उसके अलावा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट भी होता है एक। इसका समझो थोड़ा सा लेस नोन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ये हेड किया जाता है बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, ये इसको हेड करते हैं। इसका काम क्या होता है भाई? ऑडिट करना सारे डिपार्टमेंट्स का, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे इसके रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल ये निष्पक्ष होकर बताता है कि भाई इस डिपार्टमेंट में ये कमी है, ये सब है, इसको सुधारो। इसी द्वारा एक लाया गया है IAADOIOS। सिंपल यार, इसका मतलब ये है कि पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैग के द्वारा लाया गया है। देखो अभी तक हमने जितने भी 6 डिपार्टमेंट्स की बात की ना, वो सारा हेड किया जाता है बाय अ सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी जो एक नॉर्मली IAS ऑफिसर होता है उसके द्वारा हेड किया जाता है। और इन्हीं 6 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी में से जो सीनियर मोस्ट होता है ना आदमी, उसी को फाइनेंस सेक्रेटरी का दर्जा दे दिया जाता है। और आपको पता है फाइनेंस सेक्रेटरी ही 1 रुपये के नोट पर साइन करता है ना।
तो ये तक अभी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। All the disbursement made from public account also need the authorization from parliament। इसमें से कौन सा आंसर बहुत ज़्यादा सही है? सो चलिए करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। पहला वाला स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिपरेशन ऑफ बजट के लिए? नहीं भाई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अभी हमने देखा था। दूसरा स्टेटमेंट, द नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा सारा डिसबर्समेंट किया जाएगा पब्लिक अकाउंट से, ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन, नहीं इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है पार्लियामेंट से। सेकंड स्टेटमेंट अपना सही है, जिसका सही है बहुत बहुत बधाई। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू पार्लियामेंट? अभी यार ये तो देखो अभी हमने देखा कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, करेक्ट आंसर हो गया। फिजिकल पॉलिसी इज इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, द फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी। यार अभी हमने देखा फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। चलते हैं अपने आगे के टॉपिक्स की तरफ। अब हम देखने वाले हैं टैक्सेस में, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब हम देखने वाले हैं। देखो डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, हो गए डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो भी जीएसटी, एक्साइज, कस्टम्स ये सब लिए जाते हैं, ये सब हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमको समझना है, जो भी आप बिस्किट खरीदते हो या मार्केट से कुछ भी सामान खरीदते हो, उस पर आपका क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जीएसटी वगैरह उस पर लगता है। अब हमको समझना है कुछ टर्म्स, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। आप समझो कि आप दुकान से जाके क्या लेते हो? सामान लेते हो, राशन वासन कुछ खरीदते हो, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है? जीएसटी जमा करवाना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट को, सरकार को। लेकिन अल्टीमेटली जीएसटी का पैसा भरता कौन है? हम लोग देते हैं ना। बिस्किट का जो भी पैसा, जो भी चार्ज लगेगा, वो कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्या हो गया? कौन दे रहा है? अल्टीमेटली बर्डन जो है उस टैक्स का, वो आप पे, हम जैसे लोगों पे, आम लोगों पे पड़ता है, ठीक। दूसरा, अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्सेस की, तो डायरेक्ट टैक्सेस का जो इम्पैक्ट है वो कौन देता है? डायरेक्ट टैक्स हम जैसे लोग ही देते हैं। भरते कौन है? हम जैसे लोग। उसको देता कौन है? वो भी हम जैसे लोग। तो इसका क्या है? सेम पर्सन है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो दूसरे ना, भरता कोई और है लेकिन देता कोई और है ना। मतलब जमा सरकार के पास कौन करवाएगा? शॉपकीपर, सेलर, ये सब करवाएंगे, लेकिन देगा कौन? कस्टमर्स देगा। इसको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम समझते हैं प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स को। समझो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि अमीरों पे ज़्यादा लगता है, गरीबों पे कम लगता है। और जो बहुत ज़्यादा गरीब है, अब तो 12 लाख वाला कर दिया ना सिस्टम, उस पर 0 लगेगा, 0% टैक्स लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? सोचो एक बिस्किट का जो कीमत है, वो उस पर 18% का जीएसटी अमीर लोगों के लिए भी वही है और गरीब लोगों के लिए भी वही है। तो आप खुद समझो, जो गरीब लोग हैं उसकी इनकम मान के चलो 5,000 रुपये है और उसको इनडायरेक्ट टैक्स में खर्चा देना पड़ रहा है 50 रुपये का। सेम चीज़ जो अमीर लोगों पे है, उसकी इनकम मान के चलो 5 करोड़ रुपए, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स का खर्चा उसको भी 50 रुपये ही है। तो आप प्रोपोर्शन देखोगे तो जो गरीब लोग हैं उसको एक तरह से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना, अपने उसके कमाई के हिसाब से देखोगे तो आप, जो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रिग्रेसिव कहा जाता है इन नेचर, ठीक। ये इसका कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे जो कि समझा दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर? टैक्स रेट इज सेम अक्रॉस ऑल इनकम्स। टैक्स रेट इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेज, टैक्स रेट डिक्रीजेज एज इनकम डिक्रीजेज, ईच हाउस होल्ड्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स। कौन सा आंसर सही होगा? अभी हमने देखा प्रोग्रेसिव टैक्स की बात किया जा रहा है। प्रोग्रेसिव टैक्स सेम नहीं होता है, इंक्रीज होता है एज द इनकम इंक्रीजेज। दूसरा कुछ और तरीके के हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव, इनको भी हमको समझना है। अब देखो डायरेक्ट टैक्स के अंदर और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रोपोर्शनल, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल आता है। मान के चलो किसी देश में सब पे फिक्स अमाउंट लगा दिया जाए इनकम टैक्स का, तो वो हो गया प्रोपोर्शनल। समझो किसी पे कम थोड़ा सा, फिर उसके बाद बाकियों पे सेम है, वो हो गया डिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव जो अपने देश में चलता है, मतलब गरीबों पे 0, उसके बाद बढ़ता चला जाता है इनकम के हिसाब से, ठीक है। अभी हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्स जो कि रिग्रेसिव है, यानी कि पुअर को ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम देना पड़ता है देन द रिच। उसके अलावा इसमें हमने डायरेक्ट टैक्स में जो है देखा कि क्या प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि रिच को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा देन द पुअर, अगर उसकी इनकम ज़्यादा है। उसके बाद एडम स्मिथ 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन। एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनको कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। इन्होंने कुछ टैक्सेशन पे ना कुछ कैनन्स, ये गोली मारने वाला नहीं है दूसरा, ठीक है, कुछ मेन पॉइंट सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? कैनन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी की बात चल रही है। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति पे ना
टैक्स शुड बी इक्वल या प्रोपोर्शनेट होना चाहिए इनकम के हिसाब से, यानी जिसकी जितनी इनकम उस हिसाब से उसको उतना टैक्स लेना चाहिए, लगना चाहिए। रिच पीपल को ज़्यादा टैक्स भरना चाहिए देन द पुअर, ये कहते हैं। उसके अलावा कैनन ऑफ सर्टेनिटी, यानी कि आप फिक्स डेट और टाइम बता दो कि भाई हम इस दिन इतने रुपए का टैक्स आपसे लेंगे, ठीक है, वो होता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। उसके अलावा कैनन्स ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब टैक्स पेयर को ना आप ज़्यादा इंतजार मत करवाओ, मतलब लंबे लंबे फॉर्म मत भरवाओ, लंबे लाइन में मत लगवाओ, कन्वीनियंस दो उनको, हो गया कैनन ऑफ कन्वीनियंस। चौथा कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि भाई सरकार मान के चलो जितने रुपए टैक्स कलेक्शन में लगा रही है उससे ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ायदा ही ना हो सरकार को। मान के चलो 100 करोड़ का उसने टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन उसको कलेक्ट करने में ही सरकार का 99 करोड़ रुपए चला गया, तो क्या कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना फ़ायदा। तो इसको आपको ध्यान देना, ये जो 4 हैं कैनन, एडम स्मिथ के 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन। इस पे शायद क्वेश्चन भी है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ? कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ फिजिकल एडुकेसी। अभी हमने देखा ये वाला नहीं एडवोकेट किया गया था, ठीक है। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, एक और क्वेश्चन है अपना CDS में पूछा गया 2016 में। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होल्ड दैट द टैक्सेस पीपल should relate to their income or wealth. The benefit principle of taxation states that individuals should not be taxed in proportion to the benefit they receive from government program. A progressive tax takes a larger share of tax from poor families than it does from rich family. Indirect taxes have advantages of being cheaper and easier to collect. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से? चलिए देखो आपकी तरह सोचो यहाँ पे। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होल्ड्स दैट द टैक्स पीपल पे शुड रिलेट टू देयर इनकम और वेल्थ। क्या स्टेटमेंट सही है? सही लग रहा है ना? दूसरा स्टेटमेंट, द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टेट्स दैट इंडिविजुअल शुड बी टैक्स इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ये बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऐसा बताता है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है बेनिफिट प्रिंसिपल के बारे में, लेकिन हाँ सीधी सी बात है। प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो टेक्स लार्जर शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज देन इट डज फ्रॉम रिच फैमिलीज। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, प्रोग्रेसिव उल्टा था ना, रिच फैमिलीज से ज़्यादा लेता था। चौथा स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग चीपर एंड ईजियर टू कलेक्ट। बिल्कुल सही बात है, इनडायरेक्ट टैक्सेस थोड़े कम सस्ते होते हैं और सब हर कोई कलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा अपना? गलत। तो ये गलत, ये गलत, और पहला दूसरा चौथा स्टेटमेंट सही, यानी कि सी वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया? सही हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब डायरेक्ट टैक्सेस के हम कुछ टाइप्स को समझ लेते हैं। देखो, इनकम पे यूनियन गवर्नमेंट जो टैक्स लगाते हैं उसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स लगा सकता है, मैट टैक्स लगा सकता है, इनकम टैक्स लगा सकता है, एक्सेप्ट इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे कोई भी सरकार टैक्स नहीं लगाती है यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा सकती है, लेकिन हालांकि लगाती नहीं है क्योंकि वोट का सवाल है ना। दूसरा, प्रोफेशनल टैक्स भी लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। प्रोफेशनल टैक्स अगर आप समझो लॉयर हो, CA हो, तो आपको साल में 2500 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा करके, मतलब मर्जी है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लगाए, ना चाहे तो ना लगाए। पहले DDT टैक्स हुआ करता था जो कि अब नहीं रहा। दूसरा, ऑन एसेट ट्रांजेक्शन, इसमें STT टैक्स, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगाया जाता है CTT स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जो भी एसेट पे लेन देन हो रहा है उस पर की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट पे कैसा, लैंड की जो रिवेन्यू का स्टैम्प ड्यूटी का जो पैसा वो सब स्टेट गवर्नमेंट पे, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। एक्सपेंडिचर के हिसाब से बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाती है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट रोड टैक्स लगाती है। लेकिन इसमें भी आप कुछ कह सकते हो कि कुछ जो है डिबेटेबल है ना, ये कि सम स्टेट कुछ कैटेगरीज बना रखा है कि कुछ सेलेक्ट कलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये सब इस पर डिपेंड करता है। हम समझ गए कि कौन कितना टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकता है। उसके अलावा ऐसे टैक्स की बात करते हैं जो एबोलिश कर दिए गए हैं। वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स पहले लगा करता था, इनहेरिटेंस टैक्स, डेथ टैक्स, मतलब बात करें अगर हम 1985 से पहले है, 1985 में जो है VP सिंह की जो सरकार थी उसके बाद जो है इसको एबोलिश कर दिया गया था। इससे पहले समझो किसी भी प्रॉपर्टी ऑनर जो है मर जाता था, ठीक है, उसकी जो लीगल
प्रॉपर्टी के जो ऑनर हो जाते थे उसको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, ये बंद कर दिया गया था। वेल्थ टैक्स वो होता था कि जब ऑनर समझो जिंदा है और उसको टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि कोई अमीर आदमी, मान के चलो सलमान खान है, सलमान खान अमीर आदमी है तो उसके अपने जो है जिंदा है वो, तो उसको अपना एक वेल्थ टैक्स देना पड़ता था 1% का। 2015 में इसको भी बंद कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। मतलब अपने एसेट पे टैक्स देना पड़ता था, तो इसमें समझो धोखाधड़ी हो जाता था कि यार वो अपना एसेट, उनका समझो बंगला की कीमत 1 करोड़ रुपए है, वो जानबूझ के दिखाते थे 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये सब चलता था टैक्स बचाने के लिए। तीसरा गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स को भी खत्म कर दिया गया, यानी कि जब कोई भी पर्सन रिसीव करता था महंगे अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब गिफ्ट एज अ रूप में, तो उसको कुछ परसेंटेज टैक्स के रूप में देना पड़ता था। 1998 में इसको खत्म कर दिया गया। हालांकि इस समय जो है ना गिफ्ट टैक्स एक तरह से इनकम टैक्स में मर्ज कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई महंगा सामान गिफ्ट में मिलेगा ना, तो वो आपका समझा जाएगा कि आपको वो इनकम हुआ है, तो उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इनको क्यों एबोलिश कर दिया गया? इनको एबोलिश इस वजह से कर दिया गया क्योंकि इनका जो रिवेन्यू का जो कलेक्शन था ना, यहाँ से जो रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा था वो बहुत कम हो रहा था। इससे ज़्यादा तो खर्चा सरकार का लग जा रहा था इनको कलेक्ट करने में, समझ रहे हो। इस वजह से इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। उसके अलावा बात करें पेपर टैक्स, पेपर टैक्स किसको कहते हैं? यही वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इन सबको एनसीईआरटी क्या कहता है? पेपर टैक्स कहता है। अब हम डायरेक्ट टैक्सेस के फायदे और नुकसान के बारे में देखते हैं, मेरिट डिमेरिट के बारे में। फायदे क्या है डायरेक्ट टैक्सेस के? एक तो प्रोग्रेसिव हमने देखा था कि अमीर आदमी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, यानी कि इससे इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम होगी। सिविक कॉन्शियसनेस मतलब प्रमोट करता है, मतलब अगर आप सोचो टैक्स दे रहे हो अपने पैसे का, अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो आप, मान के चलो कि 1,000 रुपये टैक्स दे रहे हो, तो आपको लगेगा ना कि भाई 1,000 रुपये मैं दे रहा हूँ लेकिन सरकार कुछ काम कर नहीं रही है, तो आप सरकार से क्या करोगे? सवाल पूछोगे। तो कॉन्शियसनेस जो है इंक्रीज होगी, नागरिक चेतना। उसके अलावा आपकी सेविंग को भी इंक्रीज कर सकता है इन्वेस्टमेंट को। जब भी आप समझो इनकम टैक्स जो है डिडक्शन होता है, एग्जाम्पशन होता है, तो आपकी सेविंग जो है इंक्रीज हो जाती है, आप LIC वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो। उसके अलावा इलास्टिसिटी, जब पब्लिक का इनकम लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, तो टैक्स की रेवेन्यू सीधी सीधी बात है कि वो भी बढ़ेगी। उसके बाद सर्टेनिटी जो है, मतलब समझो कि अनिश्चितता जो भी होता है कि कितना और कैसे टैक्स देना, वो सब हमने देखा था। सर्टेनिटी जो भी उनका भी प्रिंसिपल था, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। उसके अलावा इंटरनेशनल करेंसी की वॉलेटिलिटी को भी ये डिक्रीज़ करता है, मतलब एक्सचेंज रेट की, ठीक है। ये सब फ़ायदे हैं अपने डायरेक्ट टैक्सेस के। कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि एक्सटर्नलिटी काउंट नहीं किया जाता है। मतलब कि ये समझो कि कोई एकेडमिक्स है, वो मतलब ऑथर बुक लिख रहा है, उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है जितना कोई फिल्म स्टार जो है सिगरेट्स वगैरह को प्रमोट करना है, सेम टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कम टैक्स उसको देना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, तो मतलब कुछ अलग हो जाना चाहिए था ना भाई। ये समझो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है तो इसको थोड़ा टैक्स कम देना चाहिए था, ये खराब काम कर रहा है इसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए था। उसके अलावा हार्डशिप काउंट नहीं किया जाता है, मतलब कि कोई समझो कारपेंटर है, वो दिन रात मेहनत करके उसको 5% उस पर टैक्स लग रहा है, लेकिन कोई समझो ज़मीन का मालिक है या मतलब लैंडलॉर्ड है जिसको किराया आ रहा है, उसको भी 5% का ही टैक्स, मतलब उसने कोई मेहनत नहीं की लेकिन फिर भी उसको भी सिर्फ सेम टैक्स दिया जाता है। हो गया हार्डशिप नॉट काउंटेड। तीसरा, जब डायरेक्ट टैक्स अगर सरकार मान के चलो बढ़ा दे तो इससे क्या होगा? लेजीनेस हो जाएगा, लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे अरे इस देश में रहना ही नहीं, हमको कनाडा जाते हैं, वहाँ का सिटीजनशिप लेते हैं ना। उसके अलावा नैरो बेस है, गरीब लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता है, कवर्ड ही नहीं है, तो यार अमीर लोग ही कितना ज़्यादा टैक्स भरेंगे। अब इसका समझो रीज़न भी ये है ना कि गरीब लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा भी नहीं सकती सरकार। टैक्स कम लगाएगी तो कम लगाने का फ़ायदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना टैक्स वो लगाएगी उससे ज़्यादा तो सरकार को सैलरी देना पड़ जाएगा, ऑफिसर्स को, टैक्स को कलेक्ट करने वाले को, ठीक है। तो फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा सरकार कहती है छोड़ो टैक्स ही मत लगाओ इन पे। उसके अलावा लोग जो है ना लूप होल्स ढूंढ लेते हैं टैक्स की इवेजन करने में, अवॉइडेंस करने में, तो ये हो गया प्रोन टू लिटिगेशन। तो ये गाइस डायरेक्ट टैक्सेस तक हमने पढ़ लिया, आगे के टॉपिक्स हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक में आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, कुछ भी सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लास्ट तक पहुँचे आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सीरियस एस्पिरेंट हैं आप। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत